धर्मवीर जी, आपके हलके में व्यापारियों की सबसे बड़ी समस्याएं क्या है? कोई 3 समस्या बताओ और उनको कैसे ठीक करोगे आप एमएलए बनते हैं तो? देखो सर, हमारा जो कृषि प्रधान देश है और कृषि का, किसान का और व्यापारी का बहुत ही लंबा जुड़ाव रहा है, चोली दामन का साथ रहा है। तो आज क्या, सबसे पहले तो व्यापारी का ये है कि उसको ठीक मंडियाँ मिले अपने कारोबार करने के लिए। और दूसरा ये है कि जो टैक्स, पहले क्या होता था कि आप फसल को सिर्फ अपनी मंडी में बेच सकते हैं, आप दूसरी मंडी में या किसी कारखाने में डायरेक्ट फसल नहीं बेच सकते। तो गवर्नमेंट ने जो वो चीज़ें बंद की हैं, गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी लेके आए कि उनको व्यापारियों को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए और व्यापार के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर तो ऐसी पॉलिसी लेके आए जिससे हमारे एरिया के अंदर उद्योगों को बढ़ावा हो ज़्यादा से ज़्यादा और व्यापारियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दी जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा में क्या चीज़ है? कोई विजन होगा आपके पास कि हम ये चीज़ सबसे पहले प्रेफर करेंगे अपने एरिया और हल्के में लाने के लिए? सबसे पहले तो सर उनको माहौल अच्छा देना चाहिए। ठीक, सबसे पहली तो ये है व्यापारी को कि व्यापारी अगर डर के साए में रहेगा तो अपना व्यापार नहीं कर पाएगा जी। और जो हमारा हरियाणा का क्षेत्र है ये तो खासकर इस चीज़ में बहुत आगे है। ये कहने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती कि इस चीज़ के अंदर बहुत आगे है। किस चीज में तो आगे सबसे है? पहले तो डर देने में कि डर वही मुक्त करने पूछना में? चाह रहा था। भय पैदा करने भय में। मुक्त होना चाहिए। व्यापारी को सबसे पहले भय मुक्त होना चाहिए। वो तो भय बहुत ज्यादा होता है। हाँ बिल्कुल होता है, अभी भय है। जी, भय है, ये कहने में हमारे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है। हाँ, भय मुक्त समाज होना चाहिए। भय किस चीज से? चोरी करते हैं इसलिए है या गुंडागर्दी से है? गुंडागर्दी से, जी गुंडागर्दी से भय है। जी, ठीक है। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ सर, उसके लिए गवर्नमेंट की जो पॉलिसी हैं, गवर्नमेंट के जो टैक्स हैं, वो व्यापारी के हित में होने चाहिए, तभी हमारा। अब जैसे गुड़गांव के अंदर मारुति के प्लांट थे, पीछे कितना बड़ा गाँव हीरोंडा के प्लांट थे, वो गुजरात में शिफ्ट हो रहे हैं। अगर आप माहौल अच्छा पैदा नहीं करोगे तो व्यापारी या इंडस्ट्री वाला नहीं रहेगा यहाँ पे। ठीक। धर्मवीर जी, भय है गुंडों की वजह से, जो आपने कहा गुंडागर्दी की वजह से, उनको शेल्टर पुलिस देती है या राजनेता देते हैं? आप विधायक बन गए तो आप क्या करेंगे इसके लिए? सर आप कैसे भय मुक्त करेंगे उसको? भय मुक्त सबसे पहले तो ये है कि समाज के अंदर अच्छा माहौल पैदा करना कैसे करेंगे? और समाज को शिक्षित करना। अब शिक्षा का स्तर जितना ऊंचा बढ़ता रहेगा, एजुकेटेड आदमी होता रहेगा, तो ये चीज़ें अपने आप धीरे धीरे खत्म होती रहेगी और उसके लिए आपको सख्त कानून बनाने पड़ेंगे। नहीं, गुंडे होंगे वो कैसे, मतलब एजुकेशन से क्या लिंक है? गुंडे तो इनके लिए कड़े कानून बनाने पड़ेंगे। नहीं, कानून तो है, कड़े लेकिन कानून उनको बनाने पड़ेंगे। उनको कानून है, लेकिन उनको शासन, प्रशासन और सियासत, ये लोग शेल्टर करते हैं उन गुंडों को, तो आप उसको कैसे रोकेंगे? उनको अंदर उनको मैं यही कह रहा हूँ, उनकी काउंसलिंग भी होनी चाहिए, उनको समझाना भी चाहिए। अच्छे जो पढ़े लिखे एजुकेटेड आदमी गुंडों को या समझाएं, किसको और समझाओगे? उनको एक समाज की मुख्य धारा में लाने का काम किसको करें। समझाओगे? कैसे लाएंगे उनको मुख्य उनको धारा? समाज की मुख्य धारा में लाना चाहिए, उनकी अलग से क्लासेस शुरू करें, उनको काउंसलिंग दी जाए। अगर आदमी की कोई प्रवृत्ति जो बन गई है सर, उसको तो हम काउंसलिंग से ही ठीक कर सकते हैं, जोर जबरदस्ती से हम नहीं कर सकते उसको। थैंक यू। और दूसरा ये है सर, उसके लिए आधार पैदा करें उनके लिए, ताकि वो उसकी तरफ ना बढ़े, रोजगार पैदा करें उनके लिए। ठीक, थैंक यू जी। और अंतिम सवाल गुप्ता जी आपकी जी। अच्छा धर्मवीर जी, आप ब्लॉक समिति, जिला परिषद से जुड़े हुए हो। हाँ जी सर। जिला परिषद और ब्लॉक समिति का आप क्या समझते हो, कितना प्रभाव है डेवलपमेंट में, और उसमें क्या क्या सुधार आप समझते होने चाहिए, क्योंकि आपको तो प्रैक्टिकल नॉलेज है इसकी, ज़रा उसके बारे में बताइए आप। देखो सर, ग्राउंड लेवल पे ये रियलिटी है कि चाहे वो पंचायत है, चाहे ब्लॉक समिति है, चाहे जिला परिषद है, उसमें से आप ये मानो 50% तो ठीक से काम करती हैं और 50% जो लोग हैं वो ठीक से काम नहीं होते। और ग्राउंड लेवल के ऊपर जो भी सरकार की स्कीमें आती हैं, उनका पूरा रूरल एरिया के अंदर या अर्बन एरिया के अंदर उसकी स्कीम का पूरा पैसा उसमें जाना चाहिए, लेकिन वो चीज़ें सर ख़त्म हो जाती हैं। तो इसमें क्या सुधार लाओगे आप? कैसे आप सुधार बताओ ना। वैसे आप एमएलए बन जाते हैं तो मैं ये सुधार करूंगा सुधार चीज़ में। हाँ सर, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो मेरा वही है कि जो भी नुमाइंदा बनता है, चाहे वो ब्लॉक लेवल पे हो, चाहे वो जिला परिषद हो, चाहे पंचायत हो, सबसे पहले तो इसका आधार ये है कि बंदा पढ़ा लिखा हो, दूसरे पे निर्भर ना हो जी। अब गांव के अंदर अगर कोई अनपढ़ आदमी सरपंच बन जाता है, उसके डॉक्यूमेंट्स की या उसकी मोहर की दूसरा आदमी उसको यूज़ करता है, मिसगाइड कर देते हैं उसको आदमी। और दूसरी इसके अंदर ये है कि जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी आती है वो डायरेक्ट पंचायत फंड में जाए। अब जिला परिषद या ब्लॉक समिति का पैसा आप ब्लॉक में ना करके सीधा पंचायत फंड में उसको पैसे को नहीं, कई जो है मेंबर्स की
वाइफ जो है वो मेंबर होती हैं हाँ जी। और उनके हस्बैंड काम करते हैं, तो सर तो वही इसको चीज़ तो कैसे मैं बता रहा रोकोगे हूँ। आप? वही चीज़ तो मैं बता रहा हूँ नहीं, ना। इसको कैसे रोकोगे? उसको सर वही है कि आप एक जो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल यूज करो आप। अब मीटिंग होती है, मान लो डी साहब हमारी मीटिंग ले रहे हैं ब्लॉक समिति की या जिला परिषद की, उसके अंदर आप जो भी नुमाइंदा है जो पब्लिक ने चुना है उसी की एंट्री होनी चाहिए, उसके हस्बैंड की नहीं होनी चाहिए। यानी आप वो मीटिंग में ये सवाल उठाओगे अगर कोई ऐसा हम तो मेंबर उठाते अटेंड हैं करता सर, है? उठाते हैं हम तो सवाल। आप अपनी मीटिंगों में शामिल नहीं होने देते किसी को? आप जिला परिषद के वाइस चेयरमैन हैं, हाँ जी। तो आप जब जिला जो परिषद जो की सर meeting- मेंबर हैं वही हमारी मीटिंग में आते वो हैं। यार ठीक है जी, थैंक यू। इसी के साथ यहाँ अपने सभी जूरी साहिबान को थोड़ी राहत देते हैं, एक छोटा सा ब्रेक भी ले रहे हैं, जल्द वापसी होगी। बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ब्रेक के बाद। एमएलए हो तो ऐसा में अब जज साहब की बारी है सवाल करने की। जज साहब, आप सभी उम्मीदवारों से अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी नामिका, मेरा सवाल चारों से एक ही है। सवाल मेरा ये है कि आरक्षण का आधार क्या होना चाहिए, आरक्षण किस आधार पे दिया जाना चाहिए। 30 सेकंड से 45 सेकंड के बीच आपको जवाब देना है और भूमिका लंबी चौड़ी मत बांधिए, समय कम है, सीधी अपना तर्क दीजिए कि इसलिए होना चाहिए। नरेश ढांडा जी, पहला सवाल। सर मेरे खुद के विचार तो ये हैं कि आरक्षण जातिगत ना हो के एक जो भी कमजोर वर्ग है कि किसी भी जाति से हैं वो, छत्तीस जाति में किसी भी जिसको जरूरत है उसी को आरक्षण मिले। अब कुछ जातियाँ ऐसी है, कुछ उनके अफसर, उनके बेटे भी अफसर बनाते हैं, उसके बाद जो मध्यम परिवार है वो उनके बच्चे ऐसे कि ऐसे पढ़ने के बाद भी वो बेरोजगार रह जाते हैं। वो बार बार जब एक किसी ने आरक्षण ले लिया वो बार बार उसको रिपीट ना किया जाए। मेरी व्यक्तिगत ये राय है कि जो भी कमज़ोर वर्ग है ऑल ओवर इंडिया सभी को सेम वो मिलना मतलब आर्थिक आधार पे वो आरक्षण आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया हाँ जाए। जी। जी नरेश जी। राजेश। मेरा ये है सर कि जो आरक्षण है वो उसकी योग्यता के आधार पे होना चाहिए। जिसकी जितनी बड़ी योग्यता उतना बड़ा उसका पद, योग्यता के आधार पर। और उसके साथ यदि कोई कमजोर बच्चा, कमजोर परिवार का बच्चा मतलब नहीं पढ़ पाता तो उसको विशेष एक पैकेज कहो या सहायता राशि कहो, उसको हमने प्रदान करवा देनी चाहिए। जातिगत आधार पे ना हो। जातिगत आधार पे मैं आरक्षण के बिल्कुल फेवर में हूं। धर्मपाल जी। जो आज आरक्षण का सिस्टम है उसको तो हम ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते, लेकिन मैं इसमें एक तो आर्थिक आधार को भी और लोगों को शामिल किया जाए आर्थिक आधार में। और जो आज आरक्षण दिया जा रहा है उसमें प्रमोशन में और एजुकेशन में कतई नहीं होना चाहिए आर्थिक ये आरक्षण। अच्छा, बाकी सब में हो? बाकी तो हम सिस्टम है, ये तो नहीं, पुराना सिस्टम बना है वो हुआ अलग बात है, आपकी सोच क्या है? नहीं, जो जब आरक्षण दिया गया जब तो समाज तबका, नीचा तबका था, वो हाँ, समाज से जुड़ वो नहीं था। लेकिन आज तो सभी आगे हैं, जिसको काम मिल रहा है वो काम कर रहा है। ये जो वित्तीय आर्थिक आधार पर आरक्षण बहुत अच्छी बात है, उसको भी इसमें साथ जोड़ दें। दोनों साथ चलना चाहिए, जातिगत भी आर्थिक आधार पे भी। दोनों साथ। ठीक है धर्मपाल जी। धर्मवीर जी। सर मेरा तो इसमें यही मानना है कि जातिगत के ऊपर आरक्षण ना होके आर्थिक आधार पे ही आरक्षण को लागू किया जाना चाहिए। इससे ताकि जो हमारा पिछड़ा हुआ एरिया है या कोई भी पिछड़ी हुई कोई भी कास्ट है उसको आगे लाया जा सके। नहीं, जब कास्ट का आधार पर मना करें तो कास्ट कहाँ से आ गया? आर्थिक आधार पे नहीं होना, आर्थिक आधार पे ही सर आरक्षण होना जी चाहिए। जी। आर्थिक आधार पे ही आरक्षण होना चाहिए। जो आर्थिक तौर पे कमजोर है उसका कमजोर उन्हीं को किसी भी आरक्षण- जाति का हो चाहिए। किसी भी जाति का हो सर। थैंक यू धर्मवीर जी। इसी के साथ सवाल जवाब राउंड यहीं पर खत्म होता है और अब बारी है तीसरे राउंड व्यक्तित्व एवं नेतृत्व की। व्यक्तित्व एवं नेतृत्व राउंड में मैं तमाम जूरी सदस्यों से आग्रह करूंगी कि वो संबोधन राउंड और सवाल जवाब राउंड के दौरान ही सभी उम्मीदवारों के व्यक्तित्व और नेतृत्व की परख करते हुए उन्हें अंक दें, क्योंकि इसके लिए हमने अलग से कोई राउंड नहीं रखा है। और इसी के साथ कलायत हलके का जूरी राउंड अपने अंजाम तक पहुंचता है। जाहिर है अब सभी को इंतजार है ये जानने का कि आखिर कलायत हलके से खबरें अभी तक ने किसे चुना है, एमएलए हो तो ऐसा। लेकिन ये बताने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।